रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। आप क्या समझ रहे हैं कि लालू वाली राजनीति है? आप क्या समझ रहे हैं कि नीतीश वाली राजनीति है? आप क्या समझ रहे हैं कि जेपी वाली राजनीति है? बिल्कुल नहीं। एक ही दिन में दो तरह की घटनाएं कैसे घट सकती हैं? एक सिमिलर घटना घटी है कि एक तरफ यहाँ सुशील मोदी, जिसकी चर्चा आप करने बैठे हैं, ये कहते हैं कि चुनाव आने वाला है, चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और वही सुशील मोदी ये बात का इशारा करते हैं कि आखिर क्या हो गया है, महागठबंधन है कहाँ? आप अभी भी आप खाली लालू प्रसाद को बाहर निकाल देखिए ना, पूरे बिहार की राजनीति में एक शून्यता जो है वो पूरी तरह से भर जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव उस बड़े हाथी की तरह है जो बिहार की राजनीति में राजा नहीं हो सकता। उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। मैं बहुत आसानी समझा रहा हूँ। चंपक का आपने पढ़ा होगा बचपन में, चंपक में कहानियाँ हुआ करती थी जंगल की, और बड़े आसान शब्दों में समझा। मैं उसी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिहार का शेर अनडाउटेडली नीतीश कुमार है। नीतीश की शक्तियाँ अनडाउटेडली कम हो रही हैं। मुझे आरजेडी का न होने से कोई चिंता नहीं, मुझे कोई इसमें दिलचस्पी भी नहीं, लेकिन कांग्रेस नीतीश में बहुत दिलचस्पी है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में, और आप देख रहे हैं भारत लाइव का सबसे पहला शो रातों रात। इसमें रातों रात की जो घटनाएं हैं वो लेकर हम आपके सामने आए हैं और आपको बिहार की राजनीति से रूबरू कराने के लिए आए हैं। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है उसमें भी राजनीति जमकर हो रही है। कल की बात अगर याद करें तो कल मांझी, मला और कुशवाहा एक बंद कमरे में मिलते हैं और उसके बाद राजनीति गर्मा जाती है। साथ ही बात करें अगर एनडीए गठबंधन की, तो वहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ भी कई बातें आ रही हैं और कुछ बातें ऐसे हैं जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच चुका है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो महागठबंधन हो। इसी सब बीच में हम पहुंचते हैं बाबा के पास और बाबा से जानने का प्रयास करते हैं। बाबा, जिस तरह से कल मीटिंग का दौर शुरू हुआ, जब लॉकडाउन 4.0 आया तो कई छूट दी गई लोगों को। अब इसी छूट में अब मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। कल मांझी, मला, कुशवाहा बंद कमरे में मिलते हैं। आपने बताया उसके बारे में, अगर दर्शकों ने नहीं देखा है तो वो खूंटा ठोक के देख सकते हैं। खूंटा ठोक में बाबा ने उसका पूरा विश्लेषण किया है। तो बाबा, आगे की जो राजनीति है, जिस तरह से अब सभी गठबंधन टूट के कगार पर आ गया है, क्या लगता है क्या आगे होने वाला है? आप क्या समझ रहे हैं कि लालू वाली राजनीति है? आप क्या समझ रहे हैं कि नीतीश वाली राजनीति है? आप क्या समझ रहे हैं कि जेपी वाली राजनीति है? बिल्कुल नहीं। राजनीति बदल चुकी है और बिहार में राजनीति का कहीं जो शून्यता है, उस शून्यता ने बार बार नमन जी हमारे संपादक महोदय कहते हैं कि आखिर बिहार के राजनीति में शून्यता कहाँ है? तो सीधी सी शून्यता है कि एक अपरिपक्व नेता को आपने अपना आइडल मान लिया है, और यही कारण है कि बार बार राजनीति में हेरफेर हो रहा है। बार बार लोग संतुष्टि नहीं हो रहे हैं, भरोसा नहीं लोगों का हो रहा है, और यही कारण है कि विपक्ष जो है वो बार बार आपके कुनबे में होल कर देता है। आप समझिए ना कि एक संयोग ही ना है, या फिर इसको कहिए कि एक पूरी तरह से राजनीति है जिसको समायोजित करके, संयोजित करके और चलाया जा रहा है। एक ही दिन में दो तरह की घटनाएं कैसे घट सकती हैं? एक सिमिलर घटना घटी है कि एक तरफ यहाँ सुशील मोदी, जिसकी चर्चा आप करने बैठे हैं, ये कहते हैं कि चुनाव आने वाला है, चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, और वही सुशील मोदी ये बात का इशारा करते हैं कि आखिर क्या हो गया है, महागठबंधन है कहाँ? और वो ठीक कह रहे हैं कि महागठबंधन कहाँ है। आपने 2019 के चुनाव में देखा किस तरह से महागठबंधन बिखरा हुआ नजर आया। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में आपने देखा कि आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। आज अगर बैठकें कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? कहीं है ही नहीं महागठबंधन। महागठबंधन की एकजुटता कब आपको नजर आई? प्रयास तो बहुत किया उपेंद्र कुशवाहा ने कि लोगों को जोड़ दिया जाए। प्रयास तो कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन नहीं जुड़ पाए। कांग्रेस की मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है, और अभी तक बीजेपी और नीतीश एक साथ हैं। अगर नीतीश आज भी अलग होकर के और ये कह दे कि मैं कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हूं, या मेरा आरजेडी से कोई नाता नहीं है, तो आप देख लीजिए कांग्रेस तुरंत उनके साथ चली आएगी। लेकिन संयोग यह है कि बीजेपी नहीं जा सकती कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस इसलिए मजबूरी उसकी है कि आरजेडी के साथ खड़ी है। अब रहा सवाल कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इन तीनों ने जो बातें की उसका सीधा सीधा आपने देखा होगा किस तरह से तंज कसा है कि अपरिपक्व नेता के हाथ में जब कमान दे दीजिएगा तो वो उसको, माने उनके कहने का तात्पर्य बड़ा अजीब तरह का है, जिसकी उपमा आप दे सकते हैं कि जिस पेड़ पर बैठे उसी पेड़ की डाल को काट रहे हैं आप।
बिल्कुल वही स्थिति है। आज पिछले 50-52 दिनों से आप कहाँ देख रहे हैं कि कहाँ खड़े हुए तेजस्वी यादव? नहीं खड़े हो रहे हैं। वो आगे बढ़ करके, भले उनके पार्टी के लोग जो परिपक्व लोग हैं, राजनीति के धुरंधर लोग माने जाते हैं, लालू प्रसाद के साथ के लोग हैं, वो लोग भले इस राजनीति को किसी तरह से खींच करके ठेलको गाड़ी की तरह चला रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव एग्रेसिव होकर के कहाँ आ रहे हैं? कहाँ उन्होंने इस पूरे माहौल में, जब बिहार के लोग छटपटा रहे हैं तो उन्होंने कुछ कहा? लोग हैं जो ये विकल्प मांग रहे हैं कि आखिर नीतीश नहीं तो फिर कौन? तो कहा जाता है हमारे यहाँ कि नाग मर ले तो ढूंढ के पूजा। वही स्थिति हमारे यहाँ लगभग हो रही है। आप अभी भी आप खाली लालू प्रसाद को बाहर निकाल के देखिए ना, पूरे बिहार की राजनीति में एक शून्यता जो है वो पूरी तरह से भर जाएगा। और उस होल को भरने का काम सिर्फ और सिर्फ अभी वर्तमान राजनीति में लालू प्रसाद कर सकते हैं। ये बातें नीतीश कुमार भी जानते हैं, सुशील मोदी भी जानते हैं। और यही कारण है कि सुशील मोदी ने सीधे तौर पे हमला किया है कि ये महागठबंधन नहीं है। तीनों अलग अलग डफली, अलग अलग राग अलाप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें वो बातें हैं जिसको आरजेडी ने सीधे तौर पे बिना किसी से राय लिए, बिना किसी से पूछे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है। और ये अभी के समय में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी कहा जा सकता है। हालांकि दुखद समय है, ये कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी राजनीति है, राजनीति हो रही है। और जो चर्चाएं उसे हम इतर नहीं जा सकते हैं। बिहार में जिस तरह का माहौल बना था, उस माहौल में कहीं ना कहीं बैकफुट पर थे नीतीश कुमार और सुशील मोदी, और फ्रंट फुट पे आने का समय था विपक्ष के पास, लेकिन नहीं आ सके। सर, जिस तरह से बैठकों का दौर शुरू हो गया है, आपने ही कहा है कि बिहार जिस तरह से राजनीति जो उपजाता है उसी को पूरा देश खाता है, तो क्या कहना चाहिएगा इस बैठक के दौर में? क्या जिस तरह से राजनीति बदल रही है, लॉकडाउन 4.0 होते ही अब सभी दल बाहर निकलना शुरू हो गए। अभी तक तो हम देख रहे थे कि ट्विटर वॉर चल रहा था, एक दूसरे पे बयानबाजी चल रही थी, लेकिन घर में रहकर। लेकिन अब आमने सामने हो सकते हैं लोग। देखिए, जंगल का एक कानून होता है। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता है, कोई उससे बैर नहीं रखता है। लेकिन हाथी होता है शाकाहारी, उसकी अपनी दिनचर्या है, वो अपने तरीके से चीज़ों को डील करता है जंगल में। मगर जंगल का राजा शेर होता है। शेर ताकतवर होता है, मगर हाथी इतना बड़ा नहीं होता, और हाथी इतनी ताकत उसमें नहीं होती है। लेकिन फिर भी वो राजा नहीं होता है, फिर भी हाथी राजा नहीं होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव उस बड़े हाथी की तरह हैं जो बिहार की राजनीति में राजा नहीं हो सकते। उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। अब हाथी का बच्चा जो है वो हाथी बन सकता है, लेकिन समय तो लगेगा ना। इस बीच शेर ही राजा होगा जंगल का, और नीतीश कुमार ही राजा होंगे बिहार के। लेकिन ये राजा बूढ़ा हो रहा है, शेर की शक्ति सीमित होती जा रही है। मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूँ आपको। चंपक का आपने पढ़ा होगा बचपन में, चंपक में कहानियाँ हुआ करती थी जंगल की, और बड़े आसान शब्दों में समझा। मैं उसी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिहार का शेर अनडाउटेडली नीतीश कुमार हैं। नीतीश की शक्तियाँ अनडाउटेडली कम हो रही हैं। नीतीश की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इन बढ़ती हुई समस्याओं के दौर में जंगल के शेर और हाथी के बीच के जो जानवर हैं, जानवर इन द सेंस आप बुरा मत मानिएगा, मैं बस फिक्शनल कैरेक्टर्स के हिसाब से समझाने जाऊँ। लकड़भग्गा हो, लोमड़ी हो, सियार हो, कई और स्पीसीज़ हैं, चीता है, लेपर्ड है, इन सब को मौका मिलता है। आज बंद कमरे में जो सियासत हुई है, मैं कहूँगा कि ना तो हाथी का बच्चा और ना ही शेर, एक नई सियासत हो रही है। जंगल में एक नया कानून बनाया जा रहा है, एक नया अलायंस बनाया जा रहा है जो इतना ताकतवर हो कि हाथी का बच्चा भी वहाँ ना आए, और इतना ताकतवर हो कि बूढ़ा शेर भी वहाँ ना आए। फिर जंगल पर धीरे धीरे काबू कर लिया जाएगा। देखिए, इन्होंने ट्राई किया। आपको पता होगा कि शेर जब मार कर खाता है तो वो बहुत कुछ छोड़ देता है, जिस पे कई जानवर, गिद्ध हों, सियार हों, बहुत से जानवर हैं जो बिहार की राजनीति में भी नीतीश कुमार से बहुत कुछ छूट जाता है। इस पर वो हमला कर सकते हैं, इस पर वो अपना जीवन चला सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कहीं डर भय खत्म न हो जाए, इसलिए शेर भी अपनी ताकत दिखाता है। हाथी भी अपने बच्चे को बचाने के लिए, चाहे वो जंगल के किसी भी इलाके में हो, इस तरह का उद्यम मचाता है हाथी कि उसके बच्चे से भी डर और खौफ उतना ही होता है। लेकिन आपको पता है कि जैसे कि सारे शावक होते हैं, थोड़ा नरम होते हैं,
थोड़ा उस तरीके के होते हैं जिन पर हमला किया जा सकता है, और मैं कहूँगा निरीह से होते हैं। शक्ति संचय हो रहा है तेजस्वी यादव का, लेकिन अपने ही लोग जिस तरह से इन पर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं उसका रिजल्ट हमने पिछले चुनाव में देख लिया था। नीतीश कुमार भाजपा के नाव पर सवार होकर एकदम अखंड जीत की तरफ हो गए, मगर वहीं हमने देखा कि महागठबंधन की स्थिति बहुत डवाडोल थी। इतना कुछ होने के बाद बिहार में नीतीश सरकार की धज्जियां उड़ने के बाद कोरोना, क्वारंटाइन सेंटर, सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ की धज्जियां उड़ी हैं बिहार में। इसके बावजूद प्रवासी मजदूरों से जो हुआ है वो तो बात ही चर्चा करने लायक ही नहीं, क्योंकि लगातार वो सब जगह आप देख रहे हैं। इसके बावजूद अगर सुशील मोदी ये आकर कहते हैं, और वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि उनके समक्ष कोई चुनौती ही नहीं है, मतलब कोई सामने है ही नहीं जो उनको हरा सकता है और उनके गठबंधन को, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं या तो वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या उनकी बातें हो रही हैं उन लोगों से जो तेजस्वी के साथ होने का दावा कर रहे हैं। आज पटना के इस गुप्त बैठक में कांग्रेस का ना होना, मुझे आरजेडी का ना होने से कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई इसमें दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस नहीं थी इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी है। कांग्रेस वो कारक है जो अगर वहाँ होती तो ये भाजपा के द्वारा प्रसारित या भाजपा की तरफ इंक्लाइन की गई मीटिंग नहीं कही जा सकती थी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जब गुप्त मीटिंग कर रहे थे तो आखिर तस्वीरें वायरल कैसे हो रही हैं? जिस तरह से दिखाया गया, सामने सब कैमरे की तरफ देख रहे हैं और वो तस्वीरें वायरल। ये तो हमने आपको पहले बता दिया था कि देखिए ये तस्वीरें जानकर बनाई जाती हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स है। इससे तेजस्वी यादव को बेचैन किया जा रहा है। अब रातों रात तेजस्वी यादव मतलब उस छोटे हाथी से बड़ा हाथी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का इतना तगड़ा ऑरा है बिहार के, जैसे बाबा ने कहा एक शून्यता है लालू की गैर मौजूदगी में, ये वाकई ये यथार्थ है, इससे कोई इसे छुपा नहीं जा सकता है। आज अगर लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में मौजूद होते तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो सकती थी, लेकिन हम वापस उसी जगह आना चाहेंगे जहां मैं अपनी बात को बढ़ा रहा था कि इस कानून के तहत मौजूदा अगर आप एक चीज़ अगर ध्यान से देखते हैं, मेरी जो उत्सुकता है, कांग्रेस क्यों नहीं थी। हमने अपनी बात कोरोना से पहले छोड़ी थी, याद कीजिएगा, मैं महागठबंधन के गणित को समझाने का प्रयास कर रहा था। अंदरूनी सूत्र हमारे लगातार खबरें लेकर आ रहे थे हम तक, वो ख़त्म नहीं हुआ है, डेडलाइन ख़त्म हो गया है, कोरोना की वजह से डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी रियायत मिलती है बाबा, जैसे ही थोड़ी रियायत मिलती है लॉकडाउन में, जैसा आपने कहा, आज ही उप मुख्यमंत्री भी बोलते हैं चुनाव के बारे में, और आज ही चुनावी सुगबुगाहट महागठबंधन के ये रुष्ट दल भी अपनी तरफ शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात है, समझने वाले, बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि इन दोनों का एक दिन खुलकर बोलना कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, और इसलिए इंटरकनेक्टिविटी को साबित करता है कि कांग्रेस वहाँ नहीं मौजूद थी। ये सत्यापित करता है कि ये जो मीटिंग है ये बिहारी मजदूरों के लिए नहीं थी। चर्चा का विषय हो सकता है बिहारी मजदूर भी वहाँ हो, लेकिन वोट के सेंस में होंगे कि अब इनको कैसे अपने तरफ किया जाए और कैसी रणनीति बनाई जाए। क्या भाजपा के साथ जाना है, एनडीए के साथ? क्या नीतीश भाजपा में अगर वैमनस्यता बढ़ती है तो उसका फायदा उठाना है हमें? क्या तेजस्वी यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स जारी रखना है या तेजस्वी से दूरी बना लेनी है? बीते कुछ दिनों हमने देखा है कि राजद में जब से जगदानंद सिंह का आगमन हुआ है तब से राजद काफ़ी मजबूत हो गई है। ये बातें हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जगदानंद सिंह सवर्ण जाति से आते हैं या बहुत डिसिप्लिनेरियन है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जगदानंद ने इस पार्टी में एक अजीब सा नेचुरल सा नहीं होता है, हाँ, एकदम नेचुरल सा यूनिफॉर्मिटी लाया है, और ये नेचुरल यूनिफॉर्मिटी राजद में हमने कभी नहीं देखा था। लालू यादव जब सोशल इंजीनियरिंग के लिए अपने जाने जाते थे कि कैसे गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस को पाटने का प्रयास करते थे अपने तरीके से, शायद शब्दों से करे या जिस तरीके से भी करे, शोषित और वंचितों को और मेन स्ट्रीम में लाने का उनका एक मकसद था जो कि पूरा वो नहीं कर पाए पूरी तरीके से, सत्ता उनके हाथ से निकल गई। शायद इसमें उनकी भी बड़ी गलती थी, लेकिन वो गुंजाइश अभी भी है, और उस गुंजाइश को आपको, जैसा एक कहावत है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स
नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस। और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं जो नई समस्या सामने आई है, इसको नए तरीके से डील करने का प्रयास जगदानंद सिंह कर रहे हैं। और इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि ये जो नई सियासत बिहार की हो रही है, इसमें राजद को शायद ये तीनों दल माइनस करके चल रहे हैं। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ इस बात को कि तेजस्वी और इनमें बातचीत हुए कोरोना काल का समय लग चुका है। मतलब कम से कम 50 दिन हो चुके हैं, ना तो सनफ मलाह से, ना माझी जी से और ना कुशवाहा से तेजस्वी ने बात नहीं की है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि माझी जी और कुशवाहा जी भाजपा के प्रति काफ़ी सॉफ्ट दिखे हैं, केंद्र सरकार के प्रति। वो तो इक्का दुक्का हमने देखा है कि बिहार सरकार के नीतीश वो हड्डी है जिसको अगर हटा दे ये लोग तो इनका काम बड़ी आसानी से हो जाता है। तेजस्वी से तो इनको ऑटोमेटिकली जब चाहे तेजस्वी को छोड़ सकते हैं, लेकिन नीतीश जब तक एनडीए में मौजूद है तब तक ना तो कुशवाहा की वापसी हो सकती है, ना माझी की वापसी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों दल नीतीश कुमार के साथ कभी थे और इनमें वैमनस्यता इतनी हो चुकी है कि ये नीतीश के साथ एक जगह नहीं आ सकते, क्योंकि इनका वोट भी सेचुरेट हो जाएगा। पूरी पार्टी ही इनकी बेस्ड है नीतीश के विरोधियों को लेकर। तो अब समझ लिए कहीं ना कहीं आज के जो संदर्भ में जो मीटिंग हुई है, ये आने वाले 50 दिनों के राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। तो बाबा, जिस तरह से नमन सर ने सब कुछ बातों को क्लियर किया, एक उदाहरण देते हुए, आप इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? रवि देखो, नमन जी ने जो भी बातें कही हैं, उन बातों का लब्बो-लुआब एक पूरे एपिसोड में आपको समझ में आ गया होगा। और बिहार की राजनीति लगभग उसी तरफ जा रही है। एक ही दिन में ये दो घटनाओं का होना, आप इसको किसी न किसी रूप में राजनीतिक एक बड़ी साजिश के रूप में या बड़े बदलाव के रूप में देख सकते हैं। आप सीधी तौर पर समझिए कि सुशील मोदी सीधे कहते हैं कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव जो पहले होते थे उससे अलग होंगे, यानी कि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को कराने की भी केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करेगी। और इस चुनाव में जो प्रवासी मजदूर हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनका एंगल क्या है, इसको समझने का सबसे बड़ा प्रयास कर रहा है। और ये प्रयास आप समझ लीजिए कि नीतीश और केंद्र सरकार दोनों दो धुरी पर हैं। एक तरफ जहां मजदूर नीतीश कुमार को लेकर के गुस्से में हैं, वहीं केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ को जिस तरह से प्रचारित कराया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और हो सकता है कि इन्हीं कारणों के चलते ये अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। और जैसा कि नमन जी ने बताया भी कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है। अभी इन बातों का खुलासा लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि मीटिंग से जब बाहर आएंगे और धीरे धीरे जब हम लोगों से यानी पत्रकारों से संपर्क में आएंगे, तो हम लोग खोदना जब शुरू करते हैं, जब नमन जी जैसे लोग खोदते हैं धीरे धीरे राजनेताओं को, तो वो बातें निकालते हैं। और वैसे ही बातें एक दो दिन में क्लियर होकर के आएगी। और सबसे बड़ा फैक्टर जो नमन जी ने बताया है कि नीतीश वो बड़े फैक्टर हैं। अगर नीतीश एनडीए में हैं तो बहुत सारे दल वहाँ नहीं जाएंगे, और अगर नीतीश ने एनडीए में नहीं हैं तो बहुत सारे दल एक साथ मिलकर के 2015 की घटनाओं को दोहरा सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और राजनीति की दिशा दशा जिस तरह से बदल रही है, उसमें कुछ न कुछ नया होने वाला जरूर है। सुशील मोदी के बोलने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड वही है कि वो क्या करना चाहते हैं। आज की अगर बैठक की बात की जाए तो प्रेमचंद मिश्रा जो कि कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने इस पर तंज कसा है कि शायद कमरा बहुत छोटा होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ज़्यादा लोग वहाँ ना पहुँच पाए, इस वजह से हो सकता है उन्होंने ना बुलाया जी। क्योंकि मैंने लगभग यही बात कही है। कांग्रेस को इस मीटिंग में ना शामिल करने का दंश कांग्रेस को महसूस होगा, मगर उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं राजद को महसूस होगा। और जो इन सभी पार्टियों के महागठबंधन के सिंपैथाइजर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके लिए क्लियर मैसेज है ये। अब मैं इससे ज़्यादा क्लियरली समझा नहीं सकता हूँ कि इस मीटिंग में अगर कांग्रेस को शामिल कर लिया जाता तो ये स्पष्ट हो जाता कि ये मीटिंग इसलिए नहीं हो रही थी कि किस गठबंधन में जाना है, बल्कि ये शायद ये तेजस्वी यादव को समझाने के लिए मीटिंग हो रही हो, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए मीटिंग हो रही हो, या मजदूरों के लिए मीटिंग हो रही हो। लेकिन आप स्पष्ट मान लीजिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि इस मीटिंग में कांग्रेस का ना होना, राजद का होने से मैं फिर कहूँगा मुझे कोई समस्या नहीं है या इसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का ना होना ये साबित करता है कि इस मीटिंग में एनडीए की चर्चा हुई है। तो आप क्या सोचते हैं इस मीटिंग के बारे में, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आपको आज का रातों रात पेशकश कैसा लगा जरूर बताएं हमें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।